6 लाख पैदल सैनिक थे, बहुत विशाल साल पहले यूनान ग्रीस में 20-22 साल का लड़का सिकंदर महान मैसेडोनिया का बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। ये था साला एक कुकरमुत्ता था। जीडीपी करीब इस शेर के रहते हुए कितनी पहुंच गई? 3.9 ट्रिलियन डॉलर। चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क ग्रोथ रेट 3-4% से बढ़कर 6 से 8% भारत की अर्थव्यवस्था का नया अध्याय, स्वर्णिम अध्याय। भयंकर भुखमरी फैल गई, गांवों और खेतों में लाशें दिखाई दे रही। का केंद्र सूर्य है। जैसे ही उन्होंने रेडियस नापी, इसी समय पर बढ़ा दिया, कदम बढ़ा दिया, तो पीछे नहीं खींचना है। कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल आनंदमय होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जीडीपी कब नंबर 1 थी, किस समय, कौन से पीरियड में, और सबसे ज्यादा भारत को किसने लूटा। तो फिरंगियों ने सबसे ज्यादा भारत को लूटा। प्राचीन काल, एंशिएंट पीरियड से लेकर मॉडर्न पीरियड तक, आधुनिक काल तक जीडीपी की चर्चा करेंगे। किस तरह, कब, कितनी जीडीपी रही, वैश्विक स्तर पर जीडीपी का भारत का कितना हिस्सा रहा, ऐसी चर्चा करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता से लेकर आज तक के जो हमारा फिलहाल में जो फाइनेंशियल ईयर है, उसकी चर्चा तक हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिएगा साथियों, मुगल काल, अंग्रेजों का काल, कब हमारा भारत सोने की चिड़िया था, धनवान था, अमीर था, कब भारत के अंदर भुखमरी आई, कब भारत में करोड़ों लोग भूख प्यास से मर गए थे, तो इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले मैं दिलीप राजेशपाल आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत, बंधन, अभिनंदन करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है और बहुत ही खास है आज का वीडियो। आप सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो चलिएगा, मैं यहाँ पर प्रारंभ कर देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर ये अपना मुगल काल का पीरियड है, ये अपना अंग्रेजों का पीरियड है, शासनकाल रहा है। नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक बात करेंगे हम। चलेगा, आगे बढ़ाते हैं। तो 300 साल पहले भारत नंबर 1 जीडीपी था और अंग्रेजों ने भूखे मार डाले थे 6 करोड़ लोग। चलेगा, कितना? 6 करोड़ लोग। चलेगा, थोड़ा सा इसको डाउन करने का सोच रहा हूं। चलेगा, 6 करोड़ लोगों को भूख से मार दिया था। अब बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा मुद्दे की बात स्टार्ट होगी। भारत इस वक्त 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का ख्वाब पूरा करने में जुटा है। तो भारत अभी क्या कर रहा है? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की सपने देख रहा है, ड्रीम देख रहा है। और 23 जुलाई को जो आज बजट पेश हुआ है, उसमें अहम मुद्दे भी आए हैं, तो उस पर बजट आपको कल बता देंगे। तो भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी, फिलहाल में बात करें तो भारत अभी 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। और यहां तक पहुंचने का सफर बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। बहुत सारे फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव देखे हैं, संघर्ष देखे हैं भारत ने, क्योंकि भारत एक समय पूरे विश्व में 23% की हिस्सेदारी निभाता था जीडीपी में। वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी प्रति सप्ताह में 23 से 25% हुआ करती थी। कितना बड़ा अमाउंट, कितना बड़ा फिगर होगा। जब हमारा भारत इतना समृद्ध था, हड़प्पा सभ्यता में, चाहे अपन मिडिवल पीरियड, प्राचीन काल के बाद मध्यकाल की बात कर लो, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, सोना, हीरे जवाहरात, इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। कौन भर के ले गया, लाद के ले गया, यहाँ से बात करेंगे।
तो हम बात करें इतिहास में, ज्यादातर समय भारत समृद्ध अमीर था। ज्यादातर समय मुगलों के वक्त दुनिया की नंबर 1 जीडीपी था हमारा भारत, मुगलों के समय पर। हाँ, इतना है, जीडीपी के मामलों में मुगलों के समय पर हमारा भारत समृद्ध था, धनी था, अमीर था। एक ऐसी किंवदंती नहीं है, रियलिटी है, वास्तविकता है कि अकबर का जो रेवेन्यू था, अकबर का जो रेवेन्यू था वो 64 टाइम्स ज्यादा था। ब्रिटेन की महारानी का जो रेवेन्यू था उससे 64 गुना ज्यादा अकबर का रेवेन्यू था। तो कितना समृद्धशाली देश होगा। फिर अंग्रेज आए और इतना लूटा कि भारत की करीब 6 करोड़ लोग भूख से मर गए। आजादी की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी, फिर भूख से मर गए, फिर आजादी मिली, उसके बाद थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी और हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। हालांकि इस पर कुछ सवाल अभी भी बाकी है। तो चलिएगा, कुछ ऐसी घटनाएं जिससे इनका जिक्र करेंगे और आगे हम विकास की कहानी इसमें देखेंगे। तो चलिएगा, यहां पर बात करते हैं। यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है ये पेज। 5 से 6 हजार साल पहले, समझना बात करिए, 5 से 6 हजार साल पहले से हम स्टार्ट करेंगे। गहनों से लदी महिलाएं, 2 मंजिल मकान। तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, प्रूफ मिले हैं कि महिलाएं गहनों से लदी रहती थी। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, मोती, सोने से लदे होना, गहनों से लदे होना इस बात का प्रतीक था कि उस समय का भारत समृद्धशाली भारत था। करीब 150 साल पुरानी बात है, पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, कितनी समथिंग 150 साल पुरानी बात है, पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अभी की बात, जब फिरंगियों के हाथ में हमारा भारत, बंदरों के हाथ में हमारा भारत पड़ा हुआ था। तो इस दौरान वहां काम कर रहे इंजीनियर्स को एक खंडहर मिलता है, जो देख रहे हैं यहां पर काम कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे इंजीनियर्स, और उनको एक खंडहर मिलता है। खंडहर में क्या क्या मिलता है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बार रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो इस दौरान काम करने वाले इंजीनियर्स को खंडहर की ईंटें इतनी मजबूत थी कि उनका इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में कर लिया गया, और ये ईंटें 5000 साल पुरानी थी। ये ईंटें 5000 साल पुरानी थी, और आज से 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, वहां के इंजीनियर्स को ईंटें मिली, उन्होंने उसमें ही यूज कर ली, इतनी मजबूत थी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखो ये सब वहां का परिदृश्य है। ठीक है, चलेगा। तो ये भारत के समृद्धशाली होने का प्रतीक है। इस दौरान वहां काम करने वाले, रिपीट हो चुका है, ईंटें 5000 साल पुरानी ईंटें थी, इमेज रिपीट हो गई है। तो यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पर 1920 में इस खंडहर की खुदाई में एक सोच, देखिए खुदाई में एक सोच समझकर बसाया गया शहर मिला। अब 1920 में क्या हुआ, हड़प्पा नाम का शहर मिलता है, खुदाई हुई, एक सोच समझकर बसाया गया शहर मिला, जहां पक्की ईंटों की इमारतें, 2 मंजिला मकान, सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां मिली, जिनकी सफाई के लिए मैन होल बनाए गए थे। जिस तरह से आपको पता है एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है, ड्रेनेज बनी होती है और ढकी हुई बिल्कुल ऊपर से उसके फर्शी वगैरह है जो भी है, और उसमें सफाई के लिए जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जहां से गंदगी वगैरह हो जाए, पानी रुक जाए, या इस तरह से उसे रोकने के लिए सब किया गया था। ठीक है,
तो और खुदाई में गहनों से लदी महिलाओं की कई मूर्तियां मिली है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से मिले विशाल स्नानागार में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। प्लास्टर की, ठीक है, ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी क्योंकि रिसाव ना हो, लीकेज ना हो। ये सभी अवशेष 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के थे, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये विशाल स्नानागार मिला है और जहां पर इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। तो आगे चलते हैं। 5 से 6000 साल पहले, 5 से 6000 साल पहले विदेशों से आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा भारत किया करता था, और जिसके साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। लोथल मौजूदा गुजरात, वर्तमान गुजरात, जो लोथल बंदरगाह है, पोर्ट है, वो कहां पर है? वर्तमान में गुजरात में है, और सिंधु घाटी सभ्यता की बिजनेस एक्टिविटी का सबसे बड़ा सबूत है, नमूना है और साक्ष्य है। और जैसा कि आप चित्र में पिक्चर्स के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, ये जहाज हैं, जहाजों के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियां, कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को आपको मिल रही हैं और इसकी चर्चा इसमें की जा रही है। ये लोथल बंदरगाह है जहाँ के उसके आवागमन के लिए ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिएगा आगे चलते हैं। यह शहर पत्थर, शंख और मेटल से बनी चीजों का बिजनेस सेंटर था। यहाँ से मोहरे, मन के बनाने के टूल और मन के भी यहाँ से मिले। तब आज के ओमान से तांबा, ईरान अफगानिस्तान से टिन और कर्नाटक से सोना, गुजरात से कीमती पत्थर मंगाए जाते थे। कहां पर? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के जो नागरिक थे, व्यापारी थे, व्यापारिक गतिविधियों के लिए क्या करते थे? आज का जो ओमान है वहां से तांबा और ईरान अफगानिस्तान से टिन और कर्नाटक से सोना और गुजरात से कीमती पत्थर ये मंगाया करते थे। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है, गुजरात, ठीक है, राजस्थान और पंजाब इधर फैला हुआ था। और इधर ये ठीक है, मेसोपोटामिया ये इराक में आता है। इससे भी इसके व्यापारिक संबंध समुद्री मार्ग देख रहे हैं, जहाजों के माध्यम से, इसलिए लोथल पोर्ट या बंदरगाह भी इसके साक्ष्य प्रोवाइड या प्रदान करता है। चलेगा। दूसरी सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, इराक से भी इसके अच्छे व्यापारिक संबंध थे हड़प्पा सभ्यता के। भारत के वहां मिले लेखों में हड़प्पा को नाविकों का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया में जो साक्ष्य मिले हैं, लेख मिले हैं, वहां पर इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को, इंडस वैली सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को नाविकों का देश कहा है। यानी हो सकता है कि यहाँ समुद्र के रास्ते ओमान, बहरीन, से भी व्यापार होता रहा होगा, और 100% ऐसा होगा। और ये दृश्य, यह सीन, विजन बताता है कि हड़प्पा सभ्यता समृद्ध कल्चर था, प्रॉस्पेरियस कल्चर था, जिसमें व्यापारिक गतिविधियां पीक लेवल पर, सुप्रीम पोजीशन पर थी। इस सभ्यता के लोगों को टेक्नोलॉजी, साइंस, नाप तौल, नाप जोख की भी अच्छी नॉलेज थी। वे तांबा, टिन को मिलाकर मिश्र धातु कांसा बनाना जानते थे।
मिश्र धातु कांसा बनाया करते थे। किसे? तांबा और टिन को मिला करके। तांबा टिन को मिला करके क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। टेक्नोलॉजी से फेमिलियर थे, परिचित थे। साथ ही फायोन्स, रेत के साथ रंग मिलाना, रंग के कलरबाजी करना और ग्लू जैसा कुछ मिलाकर बनाया पदार्थ से बर्तन मन के आदि बनाया करते थे। रंग बिरंगे बर्तन, डिजाइनिंग, इसमें देखिएगा आप देख रहे हैं कुछ ऐसी नक्काशी वगैरह ऐसा कुछ करना इनको आता था, भली भांति आता था। दो से 3,000 साल पहले लाखों की सेना, देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं सिकंदर महान की, चर्चा करेंगे सिकंदर महान की। 2 से 3,000 साल पहले लाखों की सेना, सिकंदर भी बेरंग लौट गया। सिकंदर के पास लाखों की सेना थी और करीब 2300 साल पहले यूनान ग्रीस, 2300 साल पहले यूनान ग्रीस में 20-22 साल का लड़का सिकंदर महान मैसेडोनिया का राजा बनता है। उसे दुनिया जीतने की जिद लग जाती है और सोचता है कि अब मुझे दुनिया जीत कर रहनी है। सपना, ड्रीम बना लेता, अपना लक्ष्य बना लेता है कि मुझे विश्व विजेता बनना है, दुनिया को जीतना है। 20-22 साल, और आज आपको 20-22 साल में, 24 साल में आपको IAS, IPS, DC, DSP बनना है। आपको 20-22-24 साल की उम्र में रोजगार प्राप्त करना है, नौकरी प्राप्त करना है, जॉब करना है, पैसे कमाना है, घर द्वार बंगलो गाड़ी खरीदना बनानी है। ऐसे सपने होते हैं। उस समय पर लाखों की सेना लेकर के विश्व को विश्व विजय प्राप्त करने के उद्देश्य निकल पड़ता है। और क्या होता है आगे चलिएगा देखते हैं। मैसेडोनिया, फिर आर्मेनिया, असीरिया, यहां से आता है। मैसेडोनिया से आते हुए देखो ये दिख रहा है पूरा, ये रास्ता है इसका। सिकंदर यहां से आया था, सिकंदर यहां से आया था, मैसेडोनिया से होते हुए आर्मेनिया, असीरिया, फिर ऐसे ऐसे ए सिंधु घाटी से वो फारस, मिस्र, आर्मेनिया, फारस होते हुए, मिस्र होते हुए, आर्मेनिया, असीरिया जैसे तमाम इलाकों को जीतता हुआ भारत के करीब आ पहुंचा, सबको हराता हुआ चला आया। भारत के करीब पहुंचा, लेकिन उसके सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। उसके सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया और नदी पार कर भारत के शासकों की विशाल सेना से लड़ना पड़ता। अगर ऐसा करता तो उसको, उसके सैनिकों को भारत की विशाल सेना से लड़ना पड़ता, और भारत की विशाल सेना को देखकर उसके सैनिकों के होश उड़ गए, हौसले टूट गए। लेकिन जितने भी देश जीत के आया, जितने भी क्षेत्र जीत कर आया, सिकंदर महान, सिकंदर महान इसलिए कहलाया क्योंकि जो जहाज के बेड़े जाते थे, जहाजों में जो सैनिक अस्त्र शस्त्र तोप ये सब लेकर जाते थे, और जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचते थे, तटीय किनारे पहुंचते थे, तट के पास पहुंचते थे, बंदरगाह जैसे ही पहुंचे तो क्या करता था, कुछ सैनिकों के माध्यम से सिकंदर महान तोपों से सभी जहाजों को उड़ा देता था। सभी जहाजों को उड़ा देता था। जिन जहाजों से सैनिक आए, तोपें आई, युद्ध का सामान आया, सबको उतार लिया और बाद में एक साथ खड़ा करके सभी जहाजों को, बड़े बड़े शिप को ब्लास्ट कर देता था, उड़ा देता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जब ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा वापस जाने का, मन में ही नहीं आएगा कि वापस लौटना है, जो कुछ है मरो या जीतो, मरो या जीतो। तो इस तरह से उसकी सेना ताकतवर सेना हो जाती थी कि उस सेना के पास कोई ऑप्शन, विकल्प नहीं होता था कि वापस कैसे लौटेंगे। जहाज तो खत्म कर दिए, तोड़ दिए, ब्लास्ट कर दिए, उड़ा दिए,
तब जाकर के करो या मरो वाला सिस्टम हो जाता है। ऐसा ही हमारी जिंदगी में, छात्र जीवन में, या हर एक व्यक्तिगत तौर पर भी हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो हमने निर्धारित किया है, जो हमने प्लान किया है, योजना बनाई है, उसको पूरा करने के लिए वही हमारा प्लान होना चाहिए। आगे बढ़ा दिया, कदम बढ़ा दिया तो पीछे नहीं खींचना है, अब चाहे कुछ भी हो। अपने सारे जहाज, जो नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है आपके मन के अंदर, उन सब को उड़ा दो। बस बचेगी आपके पास एक ही चीज, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा बचेगी। जो नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, नेगेटिव सोर्स हैं, सबको आप भी सिकंदर महान की तरह तोप से उड़ा दो, मन से गायब कर दो, आलस्य को उड़ा दो, लेत लतीफी को उड़ा दो, टालने वाली आदत को उड़ा दो। इन सब को जहाज मान करके सिकंदर महान बनना है, तो इस तरह आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। तो फारस, मिस्र, आर्मेनिया, सीरिया जैसे तमाम इलाकों को जीतता हुआ भारत के करीब पहुंचता है और उसकी सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया, क्योंकि उसको भारतीय राजाओं की सेना से, विशाल सेना से लड़ना बड़ा कीमत चुकाने जैसा था, तो मना कर दिया और वो यहां से उसको हार के जाना पड़ा। ठीक है, ये है भारत, सिकंदर महान। और भी इनके बारे में पढ़ते हैं। और उस समय भारत, जब सिकंदर महान आता है, उस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। भारत उस समय 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जो देख रहे हैं आप, देखिए नंबरिंग डली हुई है इसमें, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 16 जनपदों में बटा हुआ था, 16 राज्यों में बटा हुआ था। इसमें सबसे बड़ा मगध राज्य था, महाजनपद था, जिस पर उस वक्त घनानंद का राज था। उसकी सेना में 20,000 घुड़सवार। उस समय पर मगध का राजा कौन था? घनानंद। उसकी सेना में 20,000 घुड़सवार, 3,000 युद्ध के हाथी, 2,000 रथ और 2 लाख पैदल सैनिक थे घनानंद के पास। संस्कृत ग्रंथ कथा सरत सागर, संस्कृत ग्रंथ कथा सरत सागर, सरत सागर में धनानंद के पास 99 करोड़ सोने के सिक्कों का जिक्र मिलता है। घनानंद के पास 99 करोड़ सिक्कों का जिक्र मिलता। कितना बड़ा धन, कितनी बड़ी राशि, और सोने के सिक्के, सोने के सिक्कों का। हाथी, घोड़े, सब के श्रृंगार सोने से होते थे। सिकंदर महान देख करके भी रह गया कि भारत तो बहुत समृद्धशाली है, विशाल है, शक्तिशाली है। घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठता है। घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठता। उस समय मगध की सीमाओं में लगभग पूरा भारत समा जाता था। मगध महाजनपद राज्य इतना बड़ा था कि उस समय मगध की सीमाओं में लगभग पूरा भारत समा जाता था। इतना बड़ा कर लिया था, साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। उनके पास 30,000 घुड़सवार, 9,000 युद्ध हाथी और 6 लाख पैदल सैनिक थे। 30,000 घुड़सवार, 9,000 युद्ध हाथी और 6 लाख पैदल सैनिक थे। बहुत विशाल सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास, विशाल साम्राज्य था। 1,500 से 2,000 साल पहले, 1,500 से 2,000 साल पहले सोने के सिक्कों की करेंसी का चलन आया। सोने के सिक्के चलाए गए, करेंसी, मुद्रा चलाई गई।
ठीक है। पहली शताब्दी में कुषाण राजाओं ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए। ए जीके जीएस या एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा। पहली शताब्दी में कुषाण राजाओं ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए। क्या? सोने के सिक्के चलाए। इससे विदेशी व्यापार में आसानी होती थी। सोने के सिक्के क्यों चलाए? विदेशी व्यापार होता था आसान बनाने के लिए, इजी टू भी, ठीक है, बिजनेस। मौर्य काल में भी हथियारों में लोहे और करेंसी के लिए सोने के सिक्कों का उपयोग होता था। मौर्य काल में भी हथियारों में लोहे और करेंसी के लिए सोने के सिक्कों का उपयोग होता था मौर्य काल में। कुषाण राजाओं ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए, इतना ध्यान रखना है, पहली शताब्दी में। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। समझना, पूरी पिक्चर समझाएंगे आपको, एक एक चीज समझाएंगे। यूनानी व्यापारी, ठीक। सिकंदर महान आया था तब राजा कौन था? किसका? भारत में कितने राज्य थे, कितने महाजनपद थे? भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। यूनानी व्यापारी विलियम एच शॉफ अपनी किताब पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में लिखते हैं कि, अब अपनी एक पुस्तक होती है इनकी, विलियम एच शॉफ की पुस्तक है, बुक है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में लिखते हैं कि विदेशी व्यापारी मसाले खरीदने मालाबार तट, आधुनिक केरल, तो जो विदेशी व्यापारी थे, फॉरनर मार्चेंट थे, मालाबार तट, आधुनिक केरल तट पर आते थे। यहां से मोती, हाथी दांत, रेशमी कपड़ों का भी व्यापार होता था। मोती, हाथियों का दांत, रेशमी कपड़ों का भी व्यापार होता था, फला फूला करता था। ऐसा इस किताब में लिखा हुआ, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक में सब लिखा हुआ है। किसने लिखी है? व्यापारी विलियम एच शॉफ अपनी किताब में लिखते हैं कि यहाँ पर मोती, हाथी दांत, रेशमी कपड़ों का व्यापार होता था। विदेशी व्यापार करने के लिए मालाबार तट इस खरीदने आते थे, केरल के तट तक खरीदने आते थे। ऐसी इसमें जानकारी लिखी। और ये आप व्यापार तट पर जहाजों से इस तरह से व्यापार होता था, विदेशी यहाँ पर एकत्रित होते थे। अब यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, ब्रिटिश अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन के मुताबिक भारत ने इजिप्ट को इतना सामान एक्सपोर्ट किया कि इजिप्ट का गोल्ड रिजर्व ही खाली हो गया था। समझ पा रहे हो? एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री लिखते हैं, एंगस मैडिसन, भारत ने इजिप्ट को इतना सामान एक्सपोर्ट कर दिया कि इजिप्ट का गोल्ड का रिजर्व भी खत्म हो गया। जितना गोल्ड था सब खत्म। और लाओ भैया, और लाओ, और सामान लो। इजिप्ट कहता है कि बस हमारा तो गोल्ड का रिजर्व था, सब खत्म हो गया। भारत को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था, सोने की चिड़िया था, समृद्ध देश था सभी तरफ से, और वैश्विक व्यापार में भारत की बड़ी पकड़ थी। ठीक, इन चीजों से आप देख सकते हैं, चलेगा। चौथी शताब्दी का गुप्त काल भारत का, अब देखिएगा यहां पर कब की बात कर रहे हैं? चौथी शताब्दी की बात कर रहे हैं। चौथी शताब्दी का गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, चौथी शताब्दी में गुप्त काल भारत के लिए स्वर्ण काल का उदाहरण बनता है। और इसी समय आर्यभट्ट ने पृथ्वी की
रेडियस नापी। चौथी शताब्दी का गुप्त काल भारत के लिए स्वर्ण काल का उदाहरण है। इसी समय आर्यभट्ट ने पृथ्वी की रेडियस नाप दी। कितने महान वैज्ञानिक थे। पृथ्वी की रेडियस नाप दी। पृथ्वी की, आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने पृथ्वी की रेडियस नाप दी और थ्योरी दी कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। जैसे ही उन्होंने रेडियस नापी, इसी समय पर आर्यभट्ट ने, और उन्होंने एक थ्योरी, एक सिद्धांत दिया कि पृथ्वी, ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? सन इज द सेंटर ऑफ कॉस्मोस, ही सेज। ब्राह्मियर ने चंद्र कैलेंडर बनाया और ब्राह्मियर ने क्या किया? चंद्र कैलेंडर बना दिया। ब्राह्मियर ने चंद्र कैलेंडर बना दिया। आर्यभट्ट ने रेडियस नापी पृथ्वी की और आर्यभट्ट ने कहा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। आर्यभट्ट सेज सन इज द सेंटर ऑफ कॉस्मोस। ये देख रहे हैं, ये सूर्य है और कॉस्मोस के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा आर्यभट्ट ने पहले ही बोल दिया। चार सौ 500 साल पहले, 400-500 साल पहले अकबर का रेवेन्यू ब्रिटेन की रानी के रेवेन्यू से 64 गुना ज्यादा था। अकबर का रेवेन्यू ब्रिटेन की रानी से 64 गुना ज्यादा था। बिफोर 4 to 500 years बैक। मुगलों ने भारत की आर्थिक संपदा को आगे बढ़ाया। इतना तो है, मुगलों ने भारत की आर्थिक संपदा को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया, भारत को समृद्ध बनाया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि दूसरे धर्म के स्मारक, मंदिर, मूर्तियां, इनको तोड़कर अपने इस्लामिक धर्म को विस्तार किया। बस यही नीति इनकी रही कि लूटो, कब्जा करो, यहीं रहो, बसो, और इसको तोड़ो, इस पर अपना इस्लामिक देश बनाओ। 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान भारत ग्लोबल बिजनेस हब बन चुका था। 16वीं से 18वीं शताब्दी में भारत दुनिया के लिए बिजनेस का केंद्र बन चुका था, सेंटर बन चुका था, ग्लोबल हब बन चुका था, क्योंकि समृद्धता इतनी ज्यादा थी। मुगलों ने दास बना करके रखा, लेकिन यहां का जो सोना चांदी, समृद्धता बाहर नहीं भेजी। बस मुगलों का ये रहा, चलेगा। बस वो क्या रहे, धर्म परिवर्तन करवाते रहे और अपना धर्म को आगे बढ़ाते रहे, इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे। इस तरह की इनकी ठीक है काम थे इनके। ठीक है, ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकबर के समय सरकारी खजाने में जमा होने वाला टैक्स, जो रेवेन्यू आता था, टैक्स आता, रेवेन्यू, आज के 980 करोड़ रुपए के बराबर है। जब अकबर, जो टैक्स आता था सरकारी खजाने में, रेवेन्यू आता था, वो कितना था? 87,980 करोड़ के बराबर है। वहीं समकालीन ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ के सरकारी खजाने में हर साल सिर्फ 1363 करोड़ रुपए ही आते थे। इतना डिफरेंस था, 64 गुने का डिफरेंस था। महारानी विक्टोरिया, अब वो एलिजाबेथ थी, उसके खजाने में 1313 करोड़ फाइनेंशियल ईयर में टैक्स के माध्यम, रेवेन्यू के माध्यम से इतना पैसा रुपये आता था। और उसी के जस्ट अपोजिट भारत में अकबर के समय सरकारी खजाने में 87,000, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, करोड़ में। ये समृद्धता दर्शाता है भारत। उस समय भारत में बना सामान
यूरोपीय देशों में अमीरी की निशानी माना जाता था। भारत में जो सामान बनता था इससे पता चलता था कि भारत अमीर देश है, समृद्ध देश है, प्रगतिशील है। और कश्मीर से कश्मीर से क्या जाता था, केसर, ऊनी शॉल, मेवे, बंगाल से अनाज, कच्चा रेशम, मलमल, ठीक है, शहजादपुर, इलाहाबाद से कागज, बयाना आगरा से नील, गोलकुंडा से हीरे, मालाबार से काली मिर्च, अन्न मसाले देश के दूसरे हिस्सों सहित विदेशों तक एक्सपोर्ट होते थे। अमीरी की निशानी माना जाता था यूरोपीय देशों में। कश्मीर का केसर एक्सपोर्ट होता था, ऊनी शॉल, मेवे होते थे यहाँ के भारत के, बंगाल से अनाज, कच्चा रेशम, मलमल बहुत ही विश्व विख्यात था। अच्छे खासे दाम मिला करते थे। शहजादपुर, जिसको इलाहाबाद से जानते हैं अभी, से कागज जाता था, बयाना आगरा में है, नील जाता था, गोलकुंडा से हीरे जाते थे, और मालाबार से काली मिर्च, अन्य मसाले देश के दूसरे हिस्सों तक, विदेशों तक एक्सपोर्ट होता था। सोने चांदी की आमद इतनी बढ़ गई कि फ्रेंच ट्रेवलर्स और औरंगजेब के डॉक्टर रहे फ्रांसवा वर्नियर ने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है कि सोने चांदी की आमद इतनी बढ़ गई थी, फ्रेंच ट्रेवलर थे, फ्रेंच की यात्रा करने वाले औरंगजेब के डॉक्टर थे फ्रांसवा वर्नियर। वो क्या लिखते हैं, ये है फ्रांसवा वर्नियर, फ्रेंच ट्रेवलर, फ्रेंच की यात्रा करते हैं, औरंगजेब के डॉक्टर थे फ्रांसवा वर्नियर। क्या लिखते हैं, सोना चांदी दुनिया के हर हिस्से में घूमने के बाद आखिर में भारत के भंडार में दफन हो जाता था, क्योंकि किसी के पास इतना समृद्धता नहीं थी कि वो सोने को रख करके अपना जीवन यापन कर सके। सिर्फ एक ही देश था, भारत। चल फिर करके मार्केट में जिस तरह से पैसा होता है बैंकों के पास पहुंची जाता है, इस तरह से भारत में चल फिर करके पूरे मार्केट में सोना चला जाता था। विनिमय का साधन था, एक्सचेंज होता था, लेकिन आखिर में भारत ही वापस आ जाता था। और भारत इतना शक्तिशाली समृद्ध था कि वो फिर से भारत भूमि में दफन हो जाता था, दफन हो जाता था। और इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि सोना कहीं भी चल फिर करके जाए, लेकिन आखिर में, अंत में, लास्ट में भारत में आकर के रुक जाता था। दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा था, दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा था बंगाल का मलमल, बंगाल का मलमल। हाँ ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वेन बेकर्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वेन बेकर्ट अपनी किताब एम्पायर ऑफ कॉटन, एम्पायर ऑफ कॉटन आ ग्लोबल हिस्ट्री में लिखते हैं कि एम्पायर ऑफ कॉटन, कॉटन का एम्पायर, आ ग्लोबल हिस्ट्री में लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, देखते हैं, चलेगा। इनकी पुस्तक है एम्पायर ऑफ कॉटन आ ग्लोबल हिस्ट्री। ढाका के मलमल से बने कपड़े, क्योंकि ढाका बंगाल में आता था, ढाका के मलमल से बने कपड़े पहनने का अधिकार फ्रांस में सिर्फ वहां के राज परिवार को ही था। समझ रहे हो, यहाँ का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, ढाका का, बंगाल का, इतना कीमती था, इतना कॉस्टली था कि इसको आम आदमी तो उस समय खरीद ही नहीं सकता था, सपने भी नहीं देख सकता था पहनने के। और एक कपड़े पहनने का अधिकार फ्रांस में सिर्फ वहां के राज परिवार को ही था, और किसी अन्य को पहनने पर सजा मिलती थी। अगर कोई मलमल का कपड़ा खरीद भी ले, पहली बात तो खरीदने के लिए इतना समृद्ध नहीं है, अगर वो भी समृद्ध तो वो मलमल का कपड़ा नहीं खरीद सकता था। इतना यूनिक, इतना अनूठा कपड़ा था कि सिर्फ फ्रांस के राजा के परिवार के सदस्य पहन सकते थे। ढाका का मलमल दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा था। 1851 के आसपास इसकी कीमत
5500 रुपए गज से, प्रति गज से। 43,200 रुपए प्रति गज थी। एक गज होता है, उस कपड़े की कीमत 18, अभी की बात है 51, 1851 में 43,000 लगभग प्रति गज की कीमत थी। एक गज इतना सा, इतनी कीमत थी। यह कीमत आज के 7.5 लाख रुपए गज। आज के रुपए की बात करें तो 7.5 लाख रुपए गज से 64 लाख रुपए गज के बराबर है। एक गज की कीमत 7.5 लाख से लेकर 64 लाख गज तक। अब कौन पहनेगा? राजा महाराजा के परिवार, राजशाही परिवार ही पहनेगा। तो इसलिए अगर कोई फ्रांस में पहन लेता था तो उनको सजा मिलती थी। सिर्फ राज परिवार ही पहनता था, इतना महंगा कपड़ा था। 1851 की बात है। ये है मलमल का कपड़ा, चलेगा। लखावर बिहार में बने कपड़े। अब यहां पर देखते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। लखावर बिहार में बने कपड़े विदेशों तक भेजे जाते थे। गुजरात और बिहार में रेशम बनाया जाता था। इसके लिए कच्चा माल बंगाल से आता था और राजस्थान से लोह और तांबा, बिहार और सिंध से सॉल्ट पीटर और तटीय इलाकों से नमक का व्यापार होता था। 17वीं सदी के अंत में भारत आए फ्रेंच ट्रेवलर जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर के अनुसार भारत सुख सुविधाओं के मामले में फ्रांस या इटली से कम नहीं था। सुख और समृद्धि के मामले में फ्रांस और इटली से कम नहीं था। ये कहते हैं फ्रेंच ट्रेवलर, फ्रेंच से आते हैं, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर के अनुसार ऐसा कहा जाता है। भारत की गाथा बहुत विशाल है। 300 से 500 साल पहले मुगलों ने व्यापार का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया। 300 से 500 साल पहले मुगलों ने व्यापार का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया भारत में। मुगल बादशाहों ने देश के सभी बिजनेस सेंटर्स को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछा रखा था। जितने भी व्यापार सेंटर थे, केंद्र थे, ठीक है, उन सबको सड़कों का जाल बिछाकर, नेटवर्क बिछा करके सबकी कनेक्टिविटी एक दूसरे से जोड़ रखी थी, ताकि व्यापार करने में सहजता, सरलता आए, आसानी से व्यापार कर सकें। ये मुगल बादशाहों के कामों का वो है, ठीक है, साक्ष्य है। सड़कों की निशानदेही और दूरी जानने के लिए, ठीक है, कोस मीनार बनवाई थी। नदियों पर पुल और घाट बनवाए थे। उनकी दूरी और निशानदेही कि कौन सी सड़क कहां पर, कौन सा मार्केट बाजार कहां पर, इस तरह के लिए कोस मीनार बनवाई। और नदियों पर पुल बनाए, घाट बनाए गए, पुल बनाए थे, घाट बनाए थे, ताकि बरसात में भी, बारिश में भी आवागमन होता रहे, गतिविधियां, बिजनेस, व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से निरंतर सतत चलती रहे। ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया व्यापार के लिए मुगलों ने। इस बात के लिए तो तारीफ के काबिल है, लेकिन सिर्फ इन्होंने इस्लाम को ही बढ़ावा दिया। ये इनकी नीति थी कि सबको ही इस्लाम में जोड़ना चाहते थे और इस्लामी गतिविधियों में शामिल करना चाहते थे। सभी प्रमुख रास्तों पर सराय धर्मशाला थी। बड़ी सरायों में व्यापारियों को सामान रखने की जगह भी मिलती थी। अब प्रमुख रास्तों पर सराय, सराय मीन्स धर्मशाला, सराय थी, रुकने का स्थान होता था सराय, धर्मशाला होती थी। बड़ी सरायों में बड़े व्यापारियों को रुकने के लिए, सामान रखने के लिए जगह मिलती थी, और बाकी छोटे छोटे व्यापारियों के लिए। मध्यकाल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जमीनी रास्ता रेशम मार्ग से जुड़ा था। जमीनी रास्ता किससे था? रेशम मार्ग से जुड़ा था।
बीजिंग से होने वाला ये रास्ता काशगर, समरकंद, बल्ख, काबुल से होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाता था। रेशम मार्ग से जुड़ा था। बीजिंग से शुरू होने वाला ये रास्ता, बीजिंग से शुरू होने वाला ये रास्ता काशगर, समरकंद, उधर चीन के बीजिंग से शुरू होते हुए समरकंद, बल्ख, काबुल से होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाता था। देख लो यहां पर बता देते ना, ये चीन बीजिंग, ये रेशम मार्ग, फिर ये पेशावर, भारत, समरकंद, फारस, बगदाद, अरब, ठीक, सोमालिया, मिस्र, यूरोप, इस तरह से रास्ता बना हुआ था। ठीक, चलेगा, समझ लेना। भारत, पेशावर, समरकंद, फिर फारस लगा, बगदाद है, अरब है, सोमालिया है। समझ रहे ना पूरी बात। भारत के अंदरूनी रास्ते लाहौर में इससे मिलते थे। भारत के अंदरूनी रास्ते कहाँ जाकर के मिल जाते थे? लाहौर में मिल जाते थे। इस जो मार्ग था, भारत के छोटे छोटे रास्ते जाकर के लाहौर में मिल जाते थे, फिर लाहौर के रास्ते से आगे जाकर के अपने व्यापार के आगे बढ़ाते थे। यह मुल्तान, कंधार, बगदाद, फरात नदी पार करके अलेप्पो सीरिया, पहले अलेप्पो सीरिया तक जाता था। वहां से समुद्र के रास्ते यूरोप जा सकता था। लाहौर में मिल जाते थे, वहां से फिर मुल्तान, कंधार, बगदाद, फरात नदी पार करके अलेप्पो सीरिया तक जाया जाता था। वहां से समुद्र के रास्ते यूरोप जाया जा सकता था। इंडियन मर्चेंट नेवी के रिकॉर्ड्स, इंडियन मर्चेंट नेवी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अकबर के शासन काल में मर्चेंट नेवी के बेड़े में 40,000 जहाज थे। अकबर की मर्चेंट नेवी के बेड़े में कितने जहाज? 40,000 तो जहाज थे। अब सेना कितनी होगी, कितना समृद्धशाली होगा। इतिहासकार आशिन दासगुप्ता के मुताबिक 17वीं शताब्दी तक भारतीय समुद्री व्यापार का स्वनियुग था। 17वीं शताब्दी तक भी था। क्यों? अंग्रेज 16वीं शताब्दी में इतने फल फूल नहीं पाए थे। 17वीं शताब्दी तक तो अंग्रेजों ने अपना पूरा जाल बिछा रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, चलते हैं वहां पर भी, फिरंगियों तक चलते हैं। ये भिखारी बन के आए थे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने बाद में बहुत तड़पाया, बहुत सताया। चलते हैं। चालीस हजार जहाजों का बेड़ा था, हजारों ऊंट खच्चर में दिल्ली लूट कर ले गया नादिर शाह। फिर क्या होता है? नादिर शाह आता है। अब क्या होता है? 1717 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। 1707 में पूरा ठीक है, समझना, थोड़ा सा सैद्धांतिक बातें हैं। 1707 में औरंगजेब की मौत, मुगल काल कमजोर पड़ गया, मुगलों का असर कमजोर पड़ गया। और 1739 में, अब समझो, और औरंगजेब तक ही शक्तिशाली मुगल राजा रहे हैं, सम्राट रहे हैं। 1739 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने, बस यहां पर मोड़ आता है, भारत को लूटा जाता है। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। ए था साला, एक कुकर मुत्ता था नादिर शाह, इस सुअर का बच्चा। साले ने 1739 में मौका पाकर चौका लगा दिया और दिल्ली पर हमला कर दिया। ईरानी सैनिक 6 घंटे तक घरों और दुकानों में घुसकर लूटपाट और खून खराबा करते रहे। और जैसे इसने अटैक किया, आक्रमण किया, और 6 घंटे तक सभी खजानों में लूटपाट करते रहे, घरों में घुसकर, दुकानों में घुसकर खून खराबा करते रहे नादिर शाह की सेना 1739 में। और इतिहासकार जदुनाथ सरकार के मुताबिक
जदूनाथ सरकार के मुताबिक इस कत्लेआम में करीब 20,000 लोग मारे गए थे। नादिर शाह ने जो आक्रमण किया और लूटपाट की, और इसमें 20,000 लोग मारे गए। उस वक्त के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, उस समय पर कौन था? मोहम्मद शाह ने हार मान ली और उन्हें काबुल समेत कश्मीर से लेकर सिंध तक का इलाका नादिर शाह को देना पड़ा। और उस समय पर मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था। और मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह कहलाता था। हार मान ली, हार कबूल कर ली और काबुल दे दिया, कश्मीर दे दी, सिंध दे दिया। काबुल समेत कश्मीर से सिंध तक का हिस्सा नादिर शाह को दे दिया और देना पड़ा। और इस तरह से नादिर शाह भारत को लूट कर 57 दिन तक दिल्ली में रुकने के बाद, फिर नादिर शाह क्या 57 दिन तक रुकता है और उस जमाने के 15 करोड़ रुपए नगद ले गया था। 57 दिन तक दिल्ली में रुकने के बाद नादिर शाह उस जमाने के 15 करोड़ रुपए नगद ले गया था। आपको पता होगा आज से 100 साल पहले 1 रुपए में 100 साल पहले 1 रुपए में परिवार के लिए 1 साल का किराने का सामान, खाने पीने का सामान आ जाता। उस समय के 15 करोड़ रुपए नगद ले गया था। इसके अलावा 300 हाथी, सुनना ध्यान से यहां पर, नादिर शाह उस समय के 57 दिनों तक दिल्ली में रहा, लूटपाट की, खजानों को खाली कर दिया, 15 करोड़ रुपए नगद ले गया, 300 हाथी, 10,000 घोड़ों में भरकर कीमती, अब देख लो कितना सामान ले गया, भरकर कीमती हीरे जवाहरात लाद कर ले गया, वापस चला गया। 300 हाथी, 10,000 घोड़ों पर हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब लाद कर ले गया। और इसमें क्या था? मुगल बादशाहों का मयूर सिंहासन, कोहिनूर, दरियाए नूर, ताज महा जैसे बेशकीमती हीरे शामिल थे। सब का सब भर के ले गया, दिल्ली के खजाने को खाली कर गया। इतिहासकार माइकल एक्सोडी का मानना है कि अगर ये हमला ना हुआ होता तो भारत में अंग्रेजों का राज शायद कभी नहीं होता। बस ये हमला हुआ, इससे भारत कमजोर पड़ गया और यही से, और इसी को देख करके उसको लगा कि भारत बहुत समृद्धशाली है, अंग्रेजों को नीयत खराब हो गई और ये कोहिनूर हीरा वगैरह नादिर शाह ले गया था। एक बार पूरा वीडियो आपका कमेंट्स और आप चाहें तो कोहिनूर हीरे के ऊपर बना देंगे कि गोलकुंडाई खदान से लेकर ये किस तरह से कोहिनूर हीरा आज ब्रिटेन में पहुंचा, इसकी पूरा रोड मैप रूट आपको बता देंगे। कमेंट करके बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि कोहिनूर हीरे पर पूरा एक सिस्टमेटिक वीडियो बने। जो रखा हुआ है इसकी सुंदरता देखिएगा, ये आज भी ब्रिटेन में है। इतिहासकार माइकल, ठीक है, हाँ, अंग्रेजों का शायद कभी ना होगा। अंग्रेजों ने नंबर 1 इकोनॉमी भारत को कंगाल बनाया। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों की नीयत खराब होती है, उनको पता चलता है नादिर शाह को देख करके कि यार ये तो भारत में इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात, 300 हाथी, 10,000 घोड़े भर के लेके आ गए, 15 करोड़ नगद एक ही जगह से, तो भारत कितना समृद्धशाली हुआ। व्यापार के बहुत बड़ा मौका पाया उन्होंने। तो 17वीं शताब्दी तक डच, अंग्रेज, फ्रेंच कंपनियां भारत आने लगी और 17वीं शताब्दी तक डच, अंग्रेज, फ्रेंच कंपनियां भारत आने लगी। उन्होंने बस्तियां बसाई, उनकी हिफाजत के लिए सैनिक जमा करने लगे। पहले व्यापार के लिए आए, फिर बस्तियां बसाई और उनकी हिफाजत, देखरेख, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए उन्होंने सैनिकों का जमावाड़ा शुरू कर दिया। और इसके बाद कमजोर पड़ चुके राजाओं और नवाबों को हराने लगे और
भारत के राजा कमजोर पड़ने लगे, नवाब कमजोर पड़ने लगे। इसके बाद शुरू हुए दमन और शोषण ने, और ऐसे इसी तरह से फिर उन्होंने दमन और शोषण इंडियन इकोनॉमी को निचोड़ लिया, और यहीं से इंडियन इकोनॉमी, इंडिया, ठीक है, अर्थव्यवस्था, जीडीपी चरमरा गई, निचोड़ दी, सुखा दी, पूरी तरह से बर्बाद कर दी, तहस नहस कर दी। यहीं से हमारा भारत सोने की चिड़िया कहने लायक नहीं बचता है, पूरी तरह से साफ हो जाता है। इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री पॉल कैनेडी, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री पॉल कैनेडी अपनी किताब द राइड एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, द राइड एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स का एक है फॉल में लिखते हैं कि ग्लोबल बिजनेस में भारत का हिस्सा करीब 25% हुआ करता था। सुनो यहां पर, ग्लोबल बिजनेस में, वैश्विक व्यापार में, वर्ल्ड मार्केट में भारत का हिस्सेदारी 25% हुआ करती थी। कितना बड़ा, दुनिया एक तरफ और एक तरफ अकेला भारत हुआ करता था। वह 200 सालों के ब्रिटिश काल में दशमलव में आ गया, पॉइंट में चला गया, पॉइंट में चला गया। 200 साल तक फिरंगियों ने, अंग्रेजों ने भारत को कंगाल बना दिया, कंगाल बना दिया, खाली कर दिया। 25% किसको कहते हैं? अब तो कोई 5-10%, 2%, 12% इस तरह से होते हैं व्यापार, वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी, जबकि भारत 25% की हिस्सेदारी निभाता था, अब दशमलव में आ गया है। इतना समृद्धशाली भारत था नहीं। लेखक और सांसद शशि थरूर लिखते हैं कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, तब दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन सिर्फ 1.8% था। जीडीपी की बात करें, जब फिरंगी 1600 में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, एस्टेब्लिश की, निर्माण किया, तब फिरंगियों की जीडीपी कितनी थी? 1.8% थी, जबकि भारत की हिस्सेदारी लगभग 23% थी। जब फिरंगी आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करते हैं, 1.8% कंगाल था ब्रिटेन, भूखमरा था, भिखमंगा था, कुछ नहीं था ब्रिटेन के पास पैर। उसने अवसरवादी था, अवसर पाया कि नादिर शाह ने भारत में अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, सबको लूट के लेके आ गया। मुगल बादशाह कमजोर पड़ गए और क्षेत्रीय राजा कमजोर पड़ गए, और उसी का फायदा उठा करके फूट डालो, शासन करो की चीजें अपना करके भारत को कंगाल कर गया। 25%, 23%, और धीमे धीमे इसको पॉइंट में लेके आ गया। और 200 साल भारत पर शासन करने के बाद, सुनना ध्यान से, देखो क्या हालत बना के चला गया था। देखो यहाँ पर आंसू आ जाए। हम खाली कटोरा लेकर के घूमते थे, हमें खाने पीने को तक नहीं मिलता था, दाना पानी नहीं मिलता था। उस समय का क्या होगा मंजर, क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, क्या गुजरती होगी इन मासूम बच्चों पर। ये फिरंगियों ने किसी पर दया नहीं की। इनको तो खुलेआम खड़ा करके तोप से उड़ा दिया जाए, खुलेआम खड़ा करके बिल्कुल ऐसी सजा दी जाए कि उनके लिए काले पानी की सजा से बेहतर दी जाए। कुछ शब्द नहीं है, क्या परिस्थिति रही होगी। 200 साल भारत पर शासन करने के बाद 1940 तक दुनिया की जीडीपी में
ब्रिटेन की हिस्सेदारी उसने 10% बढ़ा ली। कहाँ 1.8% था, धीमे धीमे लूट करके ले जा करके 10% की हिस्सेदारी बढ़ा ली। और जबकि भारत दुनिया का तीसरा गरीब देश बन चुका था और जो बेसहारा और भूखा था। कहाँ 25% की हिस्सेदारी, 23% की हिस्सेदारी, और कहाँ भारत दुनिया का तीसरा सबसे भूखा देश। अब पहले टॉप पर था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ना वैश्विक मार्केट में, ना लोकल मार्केट में, ना जीडीपी में, ना सेना में, ना समृद्धि में, कहीं पर नहीं थी। और एक समय आया कि दुनिया का तीसरा सबसे गरीब देश भुखमरी में बेसहारा हो गया, गुलाम बन गया, दास बना लिया। जैसा अंग्रेज कहें वैसा करो, जब कहें जब करो, तब कहें तब करो, जो भी करवाएं, मजदूरी करवाएं, काम करवाएं, फसल कटवाएं, जो उनके मन में आए वो करवाते थे अंग्रेज। ऐसी उनकी सोच, ऐसा उनका रवैया था। अब भारत की स्थिति दयनीय और दर्दनाक और मार्मिक स्थिति। आज तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना से परे है। फिरंगियों ने हम पर इतने अत्याचार ढाए। अंग्रेजों ने किसानों की कमर कैसे तोड़ी थी, देखिएगा यहाँ पर। हमारे किसानों को किस तरह से उन्होंने गरीब कर दिया था, भूखा कर दिया था, तड़पाया था, जिंदा मार दिया था, आत्माओं को तड़पाया था हमारे किसानों की। ऐसी हालत कर दी थी कि क्या करें क्या ना करें। सड़क पल्ला खड़ा कर दिया था, खाने पीने के लाले पड़ रहे थे। 1857 की क्रांति के बाद भारत पर सीधे ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। 1857 की क्रांति हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटाकर, बागडोर हटाकर, ब्रिटेन ने सिस्टेमेटिक तरीके से भारत के सबसे बड़े सेक्टर किसानी और कपड़ा उद्योग का तबाह कर दिया। और फिर वहां से महारानी का शासन चलने लगा, ब्रिटेन की महारानी का शासन। और सिस्टेमेटिक तरीके से भारत के बड़े सेक्टर, मतलब कृषि था, एग्रीकल्चर था, किसानी थी, कपड़ा उद्योग था यहाँ का, उसको तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया, दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, अपने लिए सदुपयोग और इनके लिए दुरुपयोग शुरू कर दिया। ये फिरंगियों की नीति थी, फिरंगियों की ऐसी सोच थी। पापी पाखंडी थे साले। इसलिए आज सुन करके रूह कांप उठती है, क्या मंजर रहा होगा। ये देखिएगा, यहां पर समझना। तब ब्रिटेन की कपड़ा मिलों में क्या करते थे फिरंगी, क्या करते थे? ब्रिटेन की कपड़ा मिलों में कपास अमेरिका से आता था। ब्रिटेन की कपड़ा मिल थी, कपास कहां से लाते थे? अमेरिका से आता था। वहां 1861 में सिविल वॉर शुरू हुआ और सप्लाई ठप पड़ गई। अमेरिका से कपास आना बंद हो गया, तो ब्रिटेन की जितनी भी मिल थी, कपास कहां से आता था, कॉटन कहां से आता था? अमेरिका से इंपोर्ट करता था। और ब्रिटेन ने भारत का रुख किया। फिर क्या हुआ? वहां से ठप पड़ गया, सिविल वॉर हो गया 1861 में के दौरान, आसपास समकालीन अमेरिका में। वहां से कपास आना बंद, और फिरंगियों ने आइडिया लगाया, दिमाग लगाया और चक्री घुमाई अपने दिमाग की, भेजे को घुमाया, और उस भेजे से उनको सोच आई, समझ आई कि भारत इस काम के लिए सुटेबल होता है, उपयुक्त होता है, और वही हमारी कपास की मांग को पूरी कर सकता है, तो वहीं से हम कपास लाएंगे। तो भारत के किसानों को डिमांड बढ़ी, तो 3 आने किलो बिकने वाला कपास 12 आने किलो हो गया। जहां 3 आने प्रति किलो बिकता था, 12 आने डायरेक्ट 4 गुना ज्यादा कीमत हो गई। और 1 रुपए में 16 आने होते थे। 1 रुपए में 16 आने होते थे पहले। जैसे 4 आने चवन्नी देखे होंगे आप सबने, तो ठीक है।
8 आना 98, पौन रुपीज 12 आना, और 1 रुपया में 16 आने होते थे। देखो यहाँ पर ये किसानों की हालत ऐसी कर दी थी। चलेगा। लेखक शशि थरूर अपनी अपनी किताब, ठीक है, इनग्लोरियस एम्पायर, इनग्लोरियस एम्पायर, व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, इनग्लोरियस एम्पायर में ब्रिटिश ने इंडिया के लिए क्या किया, में लिखते हैं कि ज्यादा कपास उगाने के लिए किसान मोटा कर्ज लेने लगे। अब देखो समझना, ज्यादा कपास उगाने के लिए क्योंकि कीमतें बढ़ गई, मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, तो किसानों ने लोन लेना शुरू कर दिया, ज्यादा कपास उगाने लगे। लोन किससे लेंगे? फ्रेंगियों से लेंगे। तभी 1865 में सिविल वॉर खत्म हो गई और अमेरिका से सप्लाई शुरू हो गई। नतीजतन अंग्रेजों ने भारत से कपास खरीदना कम कर दिया, क्योंकि लोन ले लेकर के भारत के किसानों ने कपास उगाने के लिए लोन लेकर के, कर्ज लेकर के कपास उगाना शुरू किया। ठीक है, और जैसे ही वहां पर सिविल वॉर खत्म होती है अमेरिका में, कपास वहां से लेना, क्योंकि पास में पड़ता है और वहां से कम में मिलता था, तो यहाँ से लेना बंद कर दिया। तो किसानों की माली हालत खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने जिस उद्देश्य से उगाया था और वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आप क्या होगा देखो यहाँ पर समझना। अब जिससे लिया तो साहूकार कपास खरीदने से मना करने लगे और किसान कर्ज में डूब गए। साहूकारों ने क्या कर्ज पर दे दिया, बोला हम खरीदेंगे, क्योंकि साहूकारों को सीधा इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना होता था, साहूकारों को ज्यादा पैसे मिलते थे। क्योंकि आप जानते हैं जो धनाढ़ वर्ग से होता है, अमीर घर से होते हैं और जो व्यापार करते हैं, तो वो सोचते हैं चलो कपास ले लेंगे हम, सीधा ब्रिटेन भेज देंगे, 12 आना मिलेगा प्रति किलो का। लेकिन वो स्थिति उलट हो गई और कर्ज न चुकाने पर उनकी जमीन नीलाम हो जाते थे। अब कर्ज में डूबेगा व्यक्ति तो जमीन नीलाम होगी, और मजदूरी में किसान औने पौने दामों पर अंग्रेजों को कच्चा माल बेच देते थे। तो क्या हुआ, साहूकारों ने खरीदने से मना किया, किसान कर्ज में डूब गए, कर्ज न चुकाने पर जमीन नीलाम हो जाती है, और मजबूरी में किसान औने पौने दामों पर अंग्रेजों को कच्चा माल, फिर क्या करते थे, जो भी मिले अंग्रेजों को दाम सस्ता मस्ता बेच देते थे, और ये इंग्लैंड जाता था, फिर इंग्लैंड जाता था, वहां कपड़ा बनता और भारत आकर महंगे दामों पर बिकता था, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रियां नहीं थी, उद्योग नहीं थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं थी, निर्माण की इकाइयां नहीं थी, द्वितीय क्षेत्र नहीं था। और ब्रिटेन इस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति लाने में ब्रिटेन सबसे सर्वप्रथम है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई ब्रिटेन में आई। तो कच्चा माल तो कहीं से भी ले जाते थे, लेकिन उद्योग कहां पर थे सबसे पहले? ब्रिटेन में। तो कच्चा माल यहां से सस्ता ले जाते थे, रद्दी ले जाते थे, औने पौने दामों में ले जाते थे, और वहां से कपड़ा बना करके आते, तो कपड़े महंगे दामों में बेचते थे, और कंपनी ने भारत का कपड़ा उद्योग तहस नहस कर दिया। और भारत का कपड़ा जो उद्योग था, जो ठीक है, चरखी वगैरह से बनाए जाते थे, वो तहस नहस कर दिया, क्योंकि वहां से कपड़ा मशीनों से बन के आता था, तो उसका ज्यादा बिक्री होती थी, वो महंगा होता था, लेकिन यहाँ के कपड़े की मांग कम हो गई और व्यापार तहस नहस कर दिया। एक और अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक एक रिसर्च में बताती हैं, उत्साह पटनायक रिसर्च में बताती हैं कि 17वीं शताब्दी में दुनिया का 25% कपड़ा भारत में बनता था। 17वीं शताब्दी में दुनिया का 25% कपड़ा कहां बनता था? भारत में। कितना बड़ा व्यापार था, मार्केट था। 25% कपड़ा भारत में बनता था, और 1947 में अंग्रेजों के भारत से जाने तक यह घटकर सिर्फ 2% रह गया। अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया।
दुनिया का 25% कपड़ा अगर कहीं बनता था, आज अगर ऐसी स्थिति होती तो भारत का कितना बड़ा व्यापार होता। वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 25% होती तो आज हम दुनिया की सबसे विशाल कंट्री होते, विकसित कंट्री होते, टॉप पर होते। आज हम सबसे बड़ी जीडीपी होती आज हमारी। सत्रह से 1938, 1765 टू 1968 के बीच अंग्रेजों ने आज के हिसाब से भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की संपत्ति लूटी। आज हम बोलते हैं कि भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पहुंचने वाली है, 7 ट्रिलियन पहुंचने वाली है। उन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की संपत्ति लूट चुके हैं आज के हिसाब से देखा जाए तो। ये भारत की मौजूदा जीडीपी से 12 गुना ज्यादा है। मौजूदा वर्तमान रिसेंट हालिया जो जीडीपी है भारत की, उससे 12 गुनी ज्यादा है। फिरंगियों ने इतना लूटा है हमारे लिए। 1765 से 1938 के बीच अंग्रेजों ने आज के हिसाब से भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की संपत्ति लूटी है। भारत की मौजूदा जीडीपी से 12 गुना है। और इसी समय पर, इसी दौर में भूख से मारे गए 6 करोड़ लोग भारतीय, कम से कम 6 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए। ऐसा भारत कर दिया था फिरंगियों ने, उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। मई 1942 में जापानी सेना ने बर्मा जीत लिया। अब क्या हुआ, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था। जापानी सेना ने बर्मा जीत लिया और अंडमान तक आ गई। जापान की सेना ने बर्मा जीत लिया और अंडमान तक आ गई और अंग्रेजों को लगा कि अब बंगाल पर हमला होगा। अंग्रेजों ने वहां के घरों से अतिरिक्त राशन जब्त कर लिया और बंगाल पर हमला होगा ऐसा मानकर अधिकतर अतिरिक्त राशन जब्त कर लिया ताकि जापानी सैनिकों को कुछ न मिले। ऐसे फिरंगियों के चालबाजी थी, इतने चालाक थे। बंगाल में भयंकर भूखमरी फैल गई। गांवों और खेतों में लाशें दिखाई देने लगी, क्योंकि वो जापान की सेना का डर तो था ही, लेकिन बंगाल के आसपास उन्होंने लोकल एरियाज में भी सामान नहीं पहुंचाया, सब जब्ती कर ली, ठीक है, और रोक लिया। तो वहां पर भयंकर भूखमरी फैल गई, गांवों और खेतों में लाशें दिखाई देने लगी। तभी अक्टूबर 42 में बंगाल में आए चक्रवात से पश्चिम मेदिनीपुर इलाके की फसल तबाह हो गई। और उसी समय पर भूखमरी तो थी और एक और गाज गिर पड़ी, मुसीबत आ पड़ी कि पश्चिमी मेदिनीपुर इलाके की फसल तबाह हो गई, चक्रवात आ गया। फिर तो और निपटना ही था। ये दृश्य देख सकते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, माता, बहनें, भाई, इनके ऐसे हालात कर दिए थे। हड्डियां दिख रही थी, पेट भूख से सूख रहा था। क्या मंजर होगा, क्या दृश्य होगा उस समय, आत्माओं को क्या लग रहा होगा। हम एक दिन भूखे नहीं रह पाते हैं, वो 7-7, 10-10, 15, 20-20, 25 दिन, महीनों तक भूखे रहे, सड़कों पर, खेतों पर, जहां देखो वहां पर भूख से रोते बिलखते, तड़प तड़पते, छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने, इतनी सारी भय हमें देखने को मिलती थी कि हम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, सोच से परे। फिरंगियों का अत्याचार इतना तगड़ा था। ब्रिटेन की वॉर कैबिनेट की बैठक में फिर क्या होता है, ब्रिटेन की वॉर कैबिनेट की बैठक में 5 लाख टन गेहूं भारत भेजने की सिफारिश की गई। लेकिन ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल बोले, खरगोश की तरह बच्चा पैदा करने वाले भारतीय इस अकाल के लिए खुद जिम्मेदार है। क्योंकि
अब वहां पर वॉर कैबिनेट की बैठक हुई, 5 लाख टन भारत भेजने की चर्चा हो गई कि अकाल पड़ा है, वहां पर फसल तबाह हो गई है, भुखमरी फैल गई है, तो वहां पर 5 लाख टन गेहूं भेजने की बात होती है। उसी समय पर फिरंगी साला निकम्मा, सुअर की औलाद, कुत्ते की औलाद, पीएम विंस्टन चर्चिल बोलता है कि खरगोश की तरह बच्चा पैदा करने वाले भारतीय इस अकाल के लिए खुद जिम्मेदार है। उसने अनाज नहीं भेजा, गेहूं नहीं भेजा, नहीं भेजा, और भूख भूखमरी और बढ़ती गई, अकाल पड़ गया, और इससे करोड़ों की संख्या में मासूमों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक लोगों ने दम त्याग दिया, दम तोड़ दिया। देखो, माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सूख गए थे, सुकुड़ गए थे, लकड़ी हो गए थे। देखो ये दृश्य कैसा होगा, सोच सकते हैं आप। रिसर्च पत्रिका, पत्रिका ठीक है, जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स ने बताया कि सूखा या फसल नष्ट होना 1943 के बंगाल अकाल का कारण नहीं था। यह अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों की देन था। उनकी नीतियों के कारण ऐसा हुआ था। यह अकाल नहीं था, प्राकृतिक आपदा नहीं थी, नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये अंग्रेजों की गलत नीतियों की देन थी, जिसके कारण ये दृश्य भयावह सीन विजन आपकी आंखों में देखने को मिलता। समझ सकते हैं इस पिक्चर से। माँ भूखी है, मासूम भूखा है, माँ माँ नहीं खाएगी तो माँ पिलाएगी क्या, दूध कैसे पिलाएगी, दूध निकलेगा ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं है, फिर भी क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी उस समय पर, ये बताना संभव नहीं है। इतिहासकार माइक डेविस ने अपनी किताब ठीक है, लेट विक्टोरियन हॉलोकॉस्ट में भूख से मरने वालों की तुलना नाजी कैंप तथा हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से मरने वाले लोगों से की है। वे कहते हैं कि जितने नागासाकी और हिरोशिमा में बम से मरे थे, इस तरह से तकलीफ में नहीं मरे हुए, इतने ज्यादा भूख से तकलीफ में रह करके मरे थे। मरने वाले लोगों से किए, इतनी खतरनाक भूख मरी थी उस समय पर, अंग्रेजों की गलत नीतियों का नतीजा था। देखिएगा, तस्वीर देखी नहीं जा रही है सच में। ये मासूमों को देखकर कैसा लग रहा है, इनको कई दिनों से, कई सप्ताह तक भूख, खाने दाना पानी नहीं मिला, बिल्कुल खाने को नहीं मिला। इन मासूमों को तड़पाया था अंग्रेजों ने, फिरंगियों ने ऐसा भारत बना दिया था, बेसहारा, असहा, ग्रामीण क्षेत्रों में ना आवागमन, ना खाने पीने की, ना खेती किसानी, सब तहस नहस कर दी थी। इतना टैक्स, इतना गलत नीतियां। शशि थरूर लिखते हैं कि चर्चिल की नीतियों के कारण करीब 40 लाख बंगाली भूख से मर गए थे। चर्चिल की गलत नीतियों के कारण। ठीक है, विंस्टन चर्चिल था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसकी गलत नीतियों के कारण 40 लाख बंगाली भूखे से मर गए थे। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान करीब 6 करोड़ लोग भूख से मारे गए थे। 6 करोड़ लोग भूख से मारे गए थे। ऐसा कारनामा किया है इन्होंने, ऐसा पाप किया इन्होंने, ये पाखंडियों ने, ये दुराचारियों ने, इन अत्याचारियों ने, इन अपराधियों ने इतने अपराध ढाए कि इनको बयां करना रूह कांप जाती है, आत्मा दहल उठती है। ये कैसे रहा होगा वो मंजर, कहा क्या समय रहा होगा, ये मासूमों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिला होगा, कैसा रहा होगा वो।
चलिएगा आगे चलते हैं। नेहरू एरा, नेहरू का युग आता है, हम आजाद हो जाते हैं, हमारे क्रांतिवीरों ने, शहीदों ने, बलिदानियों ने फिरंगियों को दे दनादन मारा, पीटा कुट्टा की और उनको उखाड़ फेंका, गुलामी से आजादी की ओर ले गए। उन क्रांतिवीरों के, क्रांतिवीरों वीरों के लिए, उन शहीदों के लिए, उन ठीक है, जिन्होंने हंसते 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 शहादत दे दी आजादी के लिए, और फिरंगियों को धूल चटाई, और आज धूल चटाकर उनको भगा दिया दूसरे देश, ब्रिटेन भगा दिया, और आज हम आज़ादी से रह पा रहे हैं। उसी आज़ादी का नतीजा 15 अगस्त 1947 और पहले प्रधानमंत्री हमारे बनाए जाते हैं नेहरू जी। सरकार ने कंपनियां शुरू की, अब सरकार आ जाती है, ठीक है, हम आज़ाद हो जाते हैं, और आज़ाद होने के बाद हम नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए तो सरकार आती है, नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर रहते हैं भारत के 1947 में, और उन्होंने कंपनियां शुरू कर दी, छोटी छोटी इंडस्ट्री बनाना शुरू कर दी। आज़ादी के वक्त भारत की आबादी गरीब, कम पढ़ी लिखी, आज़ादी के समय भारत की जो आबादी थी गरीब थी, कम पढ़ी लिखी थी, धार्मिक और सामाजिक मतभेदों से भरी थी। यहाँ से भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू होता है, और यहाँ से भारत की अर्थव्यवस्था का नया अध्याय, स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होता है। और फिर क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना की रणनीति अपनाई, और 1951 की पहली पंचवर्षीय योजना फोकस किया खेती और सिंचाई पर था। पहली पंचवर्षीय योजना में नेहरू जी ने ध्यान दिया कि जो खेती तहस नहस कर गए, खेती बर्बाद कर गए, किसानों की माली हालत, ठीक है, बिल्कुल उजाड़ के रख गए, तो उसी चीज पर फोकस किया जाए। तो नेहरू जी ने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया, कृषि के लिए सिंचाई पर ध्यान दिया, और जिससे देश के अनाज की जरूरत पूरी की जा सके। भारत ने ग्रोथ रेट के तय टारगेट, भारत ने टारगेट रखा था 2.1% ग्रोथ रेट रहेगी, वृद्धि दर 2.1% रहेगी, और उससे बढ़कर 3.6 तक पहुंच जाती है। कितना अचीव करता है भारत? 2.1% वृद्धि दर का टारगेट रखा था, 3.6% प्राप्त कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक, तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी सफल रही। फिर क्या, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर ध्यान दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियों पर ध्यान दिया, इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया, उद्योग धंधों पर फोकस किया, और प्राइवेट सेक्टर में पूंजी की कमी थी, प्राइवेट सेक्टर में पूंजी की कमी थी, इसलिए सरकार ने खुद कंपनियां खड़ी करना शुरू की। नेहरू ने बिजली, स्टील को इकोनॉमी की नींव के रूप में पहचाना। फिर नेहरू जी ने इंडस्ट्री के लिए बिजली, ठीक है, बिजली और कच्चा माल, स्टील, लोहा वगैरह ये प्रमुख नींव के रूप में समझा, और इन पर काम करना शुरू कर दिया। ये इंडस्ट्री लगाना प्रारंभ कर दिया, इंडस्ट्री से उत्पादन होगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, सिंचाई पर आधारित थी, और दूसरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्राथमिक क्षेत्र जो है हमारा अर्थव्यवस्था का, उस पर आधारित थी कृषि। द्वितीय क्षेत्र हमारा निर्माण इकाइयां जहां पर होती है, मैन्युफैक्चरिंग जहां पर होती है, मशीनरीज के माध्यम से उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में द्वितीय क्षेत्र, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक क्षेत्र, तो चलेगा। और इसी दौरान ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, राउल के, ठीक है, राउर केला में जर्मनी, भिलाई में रूस, भिलाई में रूस, राउरकेला जर्मनी, ठीक है, राउरकेला जर्मनी, भेरू, भिलाई रूस, और दुर्गापुर में ब्रिटेन, ठीक है, के सहयोग से स्टील प्लांट लगाए गए। राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, भेरू
भिलाई में रूस के सहयोग से, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से स्टील प्लांट लगाए और 60 लाख टन स्टील प्रोडक्शन का टारगेट रखा। 60 लाख टन स्टील प्रोडक्शन का टारगेट रखा और तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन की चाह ने एग्रीकल्चर फंड लगभग आधा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अनाज की कमी बद से बदतर हो गई और महंगाई बढ़ गई। और फिर क्या हुआ, 60 लाख की टन स्टील प्रोडक्शन का टारगेट रखा। तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन फास्ट हुआ तो सप्लाई में अप्लाई कम पड़ा, ठीक है, डिमांड पूरी नहीं हो पाई और एग्रीकल्चर फंड लगभग आधा कर दिया। जो बजट था वो किस में लगा दिया, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर का बजट कम हो गया। नतीजा ये हुआ कि अनाज की कमी बद से बदतर हो गई और महंगाई फिर बढ़ गई, क्योंकि ध्यान पूरा चला गया उद्योग में, इधर एग्रीकल्चर बैठ गया, उद्योग धंधे तो बढ़ गए पर ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारे लिए नुकसान चलेगा। आगे चलते हैं। हाँ, अनाज इंपोर्ट ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म कर दिया और 62 में भारत चीन जंग ने हालात और खराब कर दिए। फिर क्या होता है, 62 में भारत चीन जंग ने हालात और खराब कर दिए और नेहरू का 27 मई 1964 को निधन हो गया और नेहरू जी का निधन हो जाता है। फिर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी का युग आता है। फिर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी का युग आता है और इसी में आएगा अपना हरित क्रांति शुरू होगी और बदहाली जारी रही। हरित क्रांति आएगी, बदहाली अभी भी चल रही है, भुखमरी अभी भी चल रही है, ठीक है, महंगाई चल रही है, लेकिन फिर भी हालत पहले की अपेक्षा ठीक होगा जो। अब आती है हरित क्रांति। भारत अनाज के लिए अमेरिका पर निर्भर था, इसका फायदा उठाकर अमेरिका भारत की विदेश नीति में दखल देता था। अब अनाज के लिए भारत क्या था, अमेरिका पर निर्भर था और इसका फायदा उठा करके वो विदेश नीतियों में दखल देता था। लाल बहादुर शास्त्री ने फिर से खेती पर ध्यान दिया। अब अमेरिका क्या समृद्धशाली था, शक्तिशाली था, अनाज ज्यादा होता था, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था, साइंस से जुड़ा हुआ था, पैदावार, उत्पादकता, उत्पादन में बहुत आगे था। तो अनाज कहाँ से आता था हमारे यहाँ, अमेरिका से। अमेरिका ने इसका फायदा उठाया, डिपेंडेंट, निर्भरता का, और विदेश नीतियों में दखल देता था, विदेश नीतियों में दखल देता था। और शास्त्री जी ने फिर क्या किया, खेती पर ध्यान दिया। शास्त्री जी को लगा कि ये निर्भरता हमको कम करनी पड़ेगी, ठीक है, कम करनी पड़ेगी। साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन ने बीजों की ऐसी किस्में तैयार की। फिर हमारे एम एस स्वामीनाथन, जिन्होंने बीजों की ऐसी किस्में तैयार की जो पैदावार, उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगी, पैदावार खूब देती थी। इसके बाद हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद श्वेत क्रांति ने दूध उत्पादन बढ़ा दिया। पहले हरित क्रांति आई, फसलें का उत्पादन बढ़ा, खूब पैदावार देने लगी, अच्छी किस्म की बीज आ गए, उन्नत फसल होने लगी और समृद्धि बढ़ने लगी। श्वेत क्रांति आती है, दूध का उत्पादन होता है, भैंस गाय इनके लिए, ठीक है, रियायती दरों पर या सरकार सहयोग करने लगी और दूध क्रांति आ जाती है। इसे बोलते हैं सफेद क्रांति। दूध का उत्पादन बढ़ा दिया, डेयरी प्रोडक्ट बढ़ने लगे। फिर आती है इंदिरा। इंदिरा जी आते हैं। इंदिरा जी ने 6 जून 1966 6 जून 1966 को इंडियन करेंसी का 57% डिवैल्यूएशन कर दिया, विमुद्रीकरण कर दिया। 6 जून 1966 को इंदिरा गांधी जी ने इंडियन करेंसी का 57% डिवैल्यूएशन कर दिया और रुपया 4.76 से गिरकर 7.50% रुपए प्रति डॉलर पर आ गया, ठीक है। रुपया इतने पर था, फिर कहां पर आ गया, 7.5 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया। इसका मकसद एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था। इसका मकसद क्या था, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था, हमको एक्सपोर्ट करना था। जब हमारा भारत आजाद हुआ था, 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। और आज आपको पता है डॉलर कहाँ है और 1 रुपया कहाँ है।
इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ गई, इससे महंगाई बढ़ गई। 20 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों को, फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने 20 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। खेती के लिए बैंकों से लोन देने में तेजी लाने के लिए ऐसा किया गया। फिर उन्होंने सोचा कि खेती को बढ़ावा दिया जाए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए 20 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का ठीक है नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। उनका उद्देश्य था कि खेती के लिए रियायती दरों पर, सस्ते दरों पर लोन दिया जाए ताकि किसान खेती आसानी से कर सकें। आप और फिर आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आपातकाल लगाया था, तो आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई, जनता पार्टी सत्ता में आई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने, हम बात जीडीपी के हिसाब से चल रहे हैं फटाफट, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने काले धन पर रोक लगाने, नकेल कसने के लिए, ठीक है, 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए। पहले 1000, 5000 और 10,000 के नोट चलते थे, और ठीक है काले धन पर नकेल कसने के लिए 1000, 5000, 10,000 के नोट बंद कर दिए मोरारजी देसाई ने। सोना गिरवी रखकर देश का खर्च चलाना पड़ा था। स्थिति तो हमारी गड़बड़ रही क्योंकि अब लूटा ही इतना था, तो सोना गिरवी रखा था हमने, तब जाकर के हमारा देश का खर्च चला था। 1991 में फिर देश में चंद्रशेखर की सरकार थी, तेल के दाम आसमान छू रहे थे, तेल बहुत आगे पहुंच गया था, ठीक है, और भारत के पास चंद दिनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी, और भारत कुछ दिनों के लिए आयात और कर सकता था, उसके अलावा बिल्कुल आयात नहीं कर सकता था, इतना विदेशी मुद्रा बची थी। देश दिवालिया होने की कगार पर था, यहाँ पर बैंकरप्ट होने वाला था, दिवालिया होने वाला था, क्योंकि जब विदेशी मुद्रा नहीं होगी आयात करने के लिए, दिवालिया होगा। तो 30 मई 1991, ये इंपोर्टेंट है, 30 मई 1991 को पहली बार देश का 20 टन सोना इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस को बेचना पड़ा। 30 मई 1991 में पहली बार देश को 20 टन सोना इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस को बेचना पड़ा, ताकि 545 करोड़ रुपए का लोन मिल सके। कितना लोन? 545 करोड़ का लोन लेने के लिए हमने 20 टन सोना रखा 30 मई 1991 में, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस को। और इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान से 900 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल करने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा। फिर इसके बाद, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान से 900 करोड़ का कर्ज लेने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा। ऐसे माली हालात हमारे रहे। इक्कीस जून को पीवी नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बनने वाले थे, ठीक है। शपथ से एक दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्र ने एक फाइल दी तो राव के होश उड़ गए। 21 जून को पीवी नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बनने ही वाले थे। शपथ से एक दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्र ने एक फाइल दी तो राव के होश उड़ गए। उन्होंने नरेश चंद्र से पूछा कि देश की इकोनॉमी इतनी खराब है? नरेश बोले, नहीं सर, इससे ज्यादा खराब है। जो दी है रिपोर्ट दी है, डॉक्यूमेंट दिया है, तो उन्होंने कहा नरसिम्हा राव इतनी खराब है भारत की स्थिति, नहीं इससे भी ज्यादा बदतर है, ऐसा उन्होंने कहा। विनय सीतापति अपनी किताब ऑफ लाइन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखते हैं, शपथ ग्रहण के 3 घंटे पहले राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन लगाया। नरसिम्हा राव ने फिर क्या शपथ ग्रहण करना था, और 3 घंटे पहले मनमोहन सिंह को फोन लगाया, उन्हें वित्त मंत्री बनने का ऑफर दिया। मनमोहन सिंह जी बहुत स्किलफुल, एक्सपर्ट
ठीक है, अर्थशास्त्री थे, और कहा अगर सक्सेसफुल हुए तो इसका क्रेडिट हम दोनों को मिलेगा, अगर फेल हुए तो तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। मनमोहन जी को बुलाया, कहा हमको इस स्थिति, कंडीशन, सिचुएशन से निकलना है, अगर फेल हुए तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, सफल हुए तो दोनों को इसका क्रेडिट मिलेगा। ऐसा इनके बीच वो हो जाता है। 1991 के बाद 1991 के बाद भारत का बाजार पूरी तरह दुनिया के लिए खुल गया, और 1991 में भारत का बाजार चमक पड़ा, उछल पड़ा और दुनिया के लिए खुल पड़ा। और 91 में ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत का बाजार पूरी दुनिया के लिए खुल गया। कई सेक्टरों में 100% तक विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई, और बदलावों का असर दिखा। भारत की ग्रोथ रेट 3-4% से बढ़कर 6 से 8% तक हो गई। 91 में 3 से 4% जो ग्रोथ रेट थी, अचानक से 6-8% हो गई, और वही है कि इस दौर ने भारत को बचा लिया। ग्लोबलाइजेशन के दौर में शेयर मार्केट ग्लोबलाइजेशन के दौर में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जल्दी पैसा कमाने का जरिया बन गया था। ग्लोबलाइजेशन के दौर में शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सबसे जल्दी पैसा कमाने का जरिया बन गया था। रामचंद्र एच पाटिल ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया अन्य संस्थानों की स्थापना में मदद की, जिसने भारत के पूंजी बाजारों की सूरत ही बदल दी। रामचंद्र एच पाटिल ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को स्थापना की, अन्य संस्थानों की स्थापना की। इसकी मदद से भारत की पूंजी बाजारों की रूपरेखा ही बदल दी। साल 1999-2000 के बजट में, 1999-2000 के बजट में उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाया। 1999-2000 में बजट के समय के प्रधान वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट को रीजनेबल बनाकर हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया यशवंत सिन्हा जी ने। फिर आते हैं हमारे अटल जी की चर्चा करते हैं, इसमें थोड़ा योगदान देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार रही जिसने गवर्नमेंट ऑनरशिप वाली कंपनियों का सीधे तौर पर प्राइवेटाइजेशन किया। जो गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑनरशिप वाली जितनी कंपनियां थी उनको प्राइवेटाइजेशन में बदल दिया। और वाजपेयी सरकार में शुरू हुई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और वाजपेयी सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई कि सीधा माल इधर से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कच्चा माल जहां पर जैसा सामान हो सकता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान इंपोर्टेंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंपोर्टेंट समझना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई, और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर माल को आवागमन के लिए सुगम बनाया। वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आते हैं मनमोहन सरकार आती है। फिर 2004 में, हम 2004 तक आ गए हैं। 2004 में आती है मनमोहन सरकार, और दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो गई। दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो गई। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 9% तक पहुंच गई। भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना। अर्थव्यवस्था बना। उनकी सरकार ने पब्लिक सेक्टर्स कंपनियों के सीधे उनकी सरकार ने पब्लिक सेक्टर्स कंपनियों के सीधे प्राइवेटाइजेशन की बजाय आईपीओ के जरिए 5% से 20% तक की हिस्सेदारी डाइल्यूट कर दी, और 91 के बाद हुए सुधारों का असर दिखने लगा। 91 के बाद हुए सुधारों का असर
दिखने लगा, असर दिखने लगा। फिर क्या हुआ, ठीक है, टाटा स्टील, साथ में टाटा स्टील ने ब्रिटिश कंपनी कोरस खरीद ली। 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटिश कंपनी कोरस खरीद ली। आदित्य बिरला, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप ने अमेरिका कंपनी नोबिलिस खरीद ली। अब देखो, हम भी अमेरिकन कंपनी खरीद ली हमने, एक हमने ब्रिटिश कंपनी कोरस खरीद ली, ठीक है, टाटा स्टील ने ब्रिटिश की कंपनी कोरस खरीद ली। आदित्य बिरला ग्रुप ने अमेरिकाई कंपनी नोबिलिस खरीद ली। भगाओ इनको सालों को, विदेशियों को। और टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर कंपनी खरीद ली, जगुआर लैंड रोवर कंपनी खरीद ली। एयरटेल 10 में भारतीय एयरटेल ने जैन अफ्रीकी को खरीद लिया। इन्होंने विदेशी कंपनियों को खरीद लिया। टाटा स्टील ने, आदित्य बिरला ग्रुप ने, टाटा मोटर्स ने और एयरटेल ने, इन्होंने ये सब खरीद लिया। और सभी आर्थिक सुधारों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। 30 कंपनियों वाला ए इंडेक्स 91 के, ठीक है, 91 के कितने अंक, 1955 टू 9 अंक से बढ़कर 24 में 80,000 से ऊपर तक पहुंच गया। 91 में कितना था, 1955, और आज 80,000, 81, 82,000 तक पहुंच गया। कितने तक पहुंच गया, 82,000 तक। अब आते हैं मोदी युग। मोदी युग, मोदी युग चालू होता है 2014 से। मोदी युग शुरू होता है 2014 से। मोदी युग कब से शुरू होता है, 2014 से प्रारंभ होता है। मोदी युग कब से शुरू होता है, 2014 से शुरू होता है। चलेगा। मोदी युग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की तरफ। 10 साल पहले भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था। 10 साल पहले भारत दुनिया की सबसे बड़ी 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था। तब देश की जीडीपी 1.9 ट्रिलियन डॉलर थी, 1.9 ट्रिलियन डॉलर। और जबकि 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर तो माल यहां से लूटा जा चुका है। कितना अंतर है, 45 गुना ज्यादा समृद्ध होते आज हम। कौन सी इकोनॉमी लगती है हमसे, कोई भी नहीं लगता। 2022 में इंग्लैंड को पछाड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और अभी देश की जीडीपी करीब, देश की जीडीपी करीब इस शेर के रहते हुए कितनी पहुंच गई, 3.9 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है, 3.9 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई इस शेर के रहते हुए। 2024 में भारतीय शेयर मार्केट ने 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप पार किया। इससे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत की ग्रोथ रेट 8% के करीब होगी। कितने, 8% के करीब होगी, 8% के करीब होगी। 24 में भारतीय शेयर मार्केट बाजार बन गया कितने परसेंट के, 8% के करीब होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार देश की जीडीपी अगले 3 सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर और 30 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। 5 सालों में कितनी, 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। ऐसा आज के हालात देखकर लग रहा है। अमेरिका चीन के बाद बस 2 अर्थव्यवस्था होंगी, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी भी 136वें स्थान पर है। अगर हर व्यक्ति की आय देखी जाए तो इस मामले में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी भी 136वें नंबर पर है। भारत अभी भी 136वें नंबर पर है। प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए इनकम, तो भारत अभी 136वें नंबर है। और ट्रिलियन के हिसाब से देखा जाए, जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी कंट्री बनने जा रहा है। और साथियों, आज बजट आ चुका है, बजट के बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा, अगर ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, जानकारी देने वाला है, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। काफी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाया जाता है।
और सिर्फ आपके लिए सुगमता से, सरलता से आपको समझ आ सके। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सीधा यूट्यूब पर देखने के लिए इसको स्कैन कर सकते हैं, और ठीक है, इंस्टाग्राम पर देखने के लिए इसको स्कैन कर सकते हैं। और इतना ही आज के वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।